हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके बोर्ड एग्जाम में आई हुई क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 7 इस आज के लेक्चर में हम टोटल 7 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दिया गया है कि फोर पॉजिटिव इंटीजर n1 एंड n2 क्या है, आपके एक पॉजिटिव इंटीजर हैं, n1 एंड n2 पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो आपको एक्सप्रेशन 1 प्लस आयोटा होल पावर n1 प्लस 1 प्लस आयोटा क्यूब होल पावर n1 प्लस 1 प्लस आयोटा पावर 5 होल पावर n2 प्लस 1 प्लस आयोटा पावर 7 होल पावर n2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो नंबर है ये रियल होगा। ये आपको ये जो एक्सप्रेशन गिवन है आपको बोला गया है कि ये रियल कब होगा, वो कंडीशन आपको फाइंड करनी है। n1 एंड n2 के बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना है कि जो हमारा एक्सप्रेशन है वो आपका एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करे। ओके, तो स्टूडेंट, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप इसे ट्राई कीजिए। ओके, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? 1 प्लस आयोटा होल पावर n1 प्लस 1 प्लस आयोटा क्यूब होल पावर n1 प्लस 1 प्लस आयोटा पावर 5 n2 प्लस 1 प्लस आयोटा पावर 7 n2। तो स्टूडेंट, क्या करेंगे हम सबसे पहले? ये जो आपका लिखा है आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 7, तो आपको पता है स्टूडेंट आयोटा पावर 4 क्या होता है? 1। तो हम आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं माइनस आई, आयोटा पावर 5 को लिख सकते हैं आयोटा, और आयोटा पावर 8 को लिख सकते हैं माइनस आयोटा। तो सबसे पहले हम यही चेंजेस करेंगे। तो हो जाएगा 1 प्लस आयोटा की पावर होल पावर n1, 1 प्लस आयोटा क्यूब की होल पावर n 1 एंड 1, 1 प्लस आयोटा पावर 5 होल पावर n2 प्लस 1 प्लस आयोटा पावर 7 होल पावर n2। तो हो जाएगा 1 प्लस आयोटा होल पावर n1 प्लस आयोटा क्यूब की जगह रख देंगे माइनस आई। तो हो जाएगा 1 माइनस आयोटा की होल पावर n1 प्लस ये हो जाएगा आयोटा की पावर 5 को रख देंगे आई, तो 1 प्लस आयोटा पावर होल पावर n2 प्लस 1 माइनस आयोटा पावर n2। अब आप क्या करेंगे? 1 प्लस आयोटा को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4, और होल पावर है तो n1, तो n1 होल पावर कर देंगे। तो ये पावर यहाँ पर लगनी चाहिए, ये पावर आपकी यहाँ आनी चाहिए, होल पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका टर्म हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 cos माइनस का पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन माइनस का पाई बाई 4 होल पावर n1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos माइनस का पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन माइनस का पाई बाई 4 होल पावर n2 प्लस स्क्वायर रूट 2 cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 होल पावर n2। तो क्या किया है? जो 1 प्लस आयोटा को आप लिख सकते हैं। अगर हम ये आपको ये एक्सप्रेशन अगर आपको थोड़ा लेंदी लेंदी लग रहे होंगे तो उसके लिए मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप खुद से लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारा सॉल्यूशन ही देखें। आप, अगर मैं हिंट दे रहा हूँ तो आप उसे ट्राई करिए, खुद से भी कर सकते हैं। तो 1 प्लस आयोटा को आप लिख सकते हैं स्टूडेंट स्क्वायर रूट 2, ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें लिखेंगे cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। तो वही चीज है, इसको हमने ये क्वांटिटी लिख दिया, इसको ये चीज लिख सकते हैं, और ये थर्ड वाले टर्म को ये चीज लिख सकते हैं। और इसमें क्या है, 1 माइनस आयोटा के लिए आप क्या करेंगे? पाई बाई 4 की जगह माइनस का पाई बाई 4 कर देंगे। और जब आप देखेंगे कि स्क्वायर रूट 2 की पावर n1 आपको बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा cos n1 पाई डिवाइड बाई 4 प्लस आयोटा साइन n1 पाई डिवाइड बाई 4। हम डे मोइमर थ्योरम का यूज कर देंगे। डे मोइमर थ्योरम क्या होती है कि e की पावर आयोटा n थीटा को आप लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो डे मोइमर थ्योरम यूज करी तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 होल पावर n1 इनटू cos n1 पाई डिवाइड बाई 4 प्लस आयोटा साइन n1 पाई डिवाइड बाई 4 प्लस स्क्वायर रूट 2 की होल पावर n1 इंटू कॉस n1 पाई बाई 4 माइनस आयोटा साइन n1 पाई बाई 4। ओके, प्लस स्क्वायर रूट 2 की पावर n2 cos n2 पाई डिवाइड बाई 4 माइनस आयोटा साइन n2 पाई बाई 4 प्लस स्क्वायर रूट 2 होल पावर n2 cos n2 पाई बाई 4 प्लस आयोटा टाइम साइन n2 पाई बाई 4। तो आपको बोला गया तो ये जो एक्सप्रेशन है वो रियल वैल्यू कब देगा? तो क्या करेंगे स्टूडेंट? रियल वैल्यू के लिए क्या करेंगे?
तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ n1। आप देख सकते हैं कि ये कुछ-कुछ टर्म आपके कैंसल हो जाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर n1 इंटू 2 टाइम्स cos n1 पाई बाई 4 प्लस स्क्वायर रूट 2 की पावर n2 2 टाइम्स cos n2 पाई बाई 4, जहाँ पर n1 n2 आपका ये जो आपका है ये पे आपका प्योरली रियल पार्ट है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ओके, आप इसे थोड़ा और दूसरे तरीके से कर सकते थे कि 1 प्लस आयोटा को आप लिख सकते थे स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ई की पावर आयोटा पाई बाई 4, और इसको लिख सकते थे आप 1 माइनस आयोटा को लिख सकते थे स्क्वायर रूट 2 ई की पावर माइनस का पाई बाई 4, और प्रोसीड कर सकते थे सेम तरीके से। ये अल्टरनेटिव मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि इफ z डज नॉट इक्वल टू 1 और जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड माइनस 1 एक आपका एक रियल नंबर है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है ये जो पॉइंट है जेड रिप्रेजेंट बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लाइज, ये किस पे लाई कर रहा है? इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहा है, या तो रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है, या सर्किल पासेस थ्रू द ओरिजिन। तीसरा ऑप्शन है आपका ऑन अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन, और चौथा है आइदर ऑन द रियल एक्सिस और ऑन सर्कल नॉट पासेस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, तो स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, चलिए। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। तो आपको जो चीज गिवन है, आपको ये दिया था जेड स्क्वायर डिवाइड बाई जेड माइनस वन, ये क्या आपका रियल है, तो हम लिखेंगे जेड स्क्वायर डिवाइड बाई जेड माइनस वन, और जेड की वैल्यू क्या, डज नॉट इक्वल टू 1। तो इसको आप लिख सकते हैं जेड बार स्क्वायर डिवाइड बाई जेड बार माइनस 1, ये क्या है आपका रियल है। तो इसको ये लिख सकते हैं ना, जैसे अगर आपको बोला गया है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है, तो इसका मतलब क्या है, उस नंबर का अगर कॉम्प्लेक्स का जो गेट लें तो वो उसी नंबर के इक्वल आ जाए, यही होता ना। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर कोई नंबर है जो उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और वो नंबर वो दोनों सेम है, तो कैसे नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं। वही कॉन्सेप्ट लगाया है कि जेड इक्वल टू जेड बार, तो इसका मतलब है हमारा नंबर रियल है, तो वही कॉन्सेप्ट लगाया। तो जेड स्क्वायर डिवाइड बाई जेड माइनस वन, तो जेड बार स्क्वायर डिवाइड बाई जेड बार माइनस वन, ये वाली कंडीशन लगाई। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जेड स्क्वायर को आप लिख सकते हैं जेड इंटू जेड, तो ये हो जाएगा जेड इंटू जेड बार इंटू जेड माइनस का जेड स्क्वायर, और ये जेड बार स्क्वायर को लिख सकते हैं आप जेड बार इंटू जेड बार, तो ये हो जाएगा आपका जेड बार जेड इंटू जेड बार माइनस का जेड बार स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इंटू जेड माइनस जेड बार माइनस का जेड माइनस जेड बार इंटू जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 0। तो आपको जेड माइनस जेड बार आपको कॉमन मिल जाएगा इंटू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस का जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा या तो जेड माइनस जेड बार इक्वल टू 0 होगा, तो अगर ये जेड इक्वल टू जेड बार मिल जाएगा, अगर जेड माइनस जेड बार इक्वल टू 0 हुआ तो इसको आपको मिलेगा जेड इक्वल टू जेड बार। इसका मतलब क्या है, जो हमारा नंबर है वो रियल नंबर है। या फिर मॉडल्स ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड प्लस जेड बार है, तो इसको लिख सकते हैं जेड इंटू जेड बार माइनस का जेड और माइनस का जेड बार। ओके, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो ये क्या है, आपका ओरिजिन से पास होने वाला एक सर्कल है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन बी। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप में आपको एक इनइक्वालिटी गिवन है लॉग जिसका बेस है 1/2 मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 1 ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लॉग बेस है 1/2 और मॉडुलस ऑफ जेड माइनस आयोटा को, ये इनइक्वालिटी है और जेड इस इनइक्वालिटी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको जेड की वैल्यू इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई की बतानी है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, फिर हम आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपको पता है कि जो लॉगरिथम का इसका आपको बेस कितना दिया, 1/2, जो कि ओपन इंटरवल 0 to 1 में बिलोंग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ जेड माइनस आयोटा को सॉल्व करेंगे। ओके, आपको ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करके आपको
जेड की पॉसिबल वैल्यू बताना है, जेड को इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई बताना है। तो स्टूडेंट आपको पता होता है, अगर आप लॉगरिथम का ग्राफ देखेंगे तो लॉगरिथम फंक्शन क्या होगा, आपको log ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड माइनस वन इज ग्रेटर देन log 1/2 मॉडुलस ऑफ जेड माइनस आयोटा। तो आपको पता होता है स्टूडेंट कि जो 0 से 1 के बीच में क्या होता है, अगर लॉगरिथम का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो किस टाइप का बनेगा, ट्राई कीजिए आप अपने कॉपी पे बना के। जो लॉगरिथम का ग्राफ बनेगा 0 और 1 के बीच में किस टाइप का बनेगा, इंक्रीजिंग टाइप का वही बनेगा ना, ठीक है। और बेस क्या है इसका, 1/2 बेस दिया है, बेस यहाँ पर ध्यान देंगे, बेस आपका 1/2 दिया है, तो इंक्रीजिंग बनेगा या डिक्रीजिंग बनेगा, ये आप ग्राफ से समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, तो स्टूडेंट क्या होता है, तो अगर हम लॉगरिथम इसमें टेक करेंगे तो ग्रेटर देन, तो अगर आपने बेस 1/2 लिया है जो कि 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा, तो इस केस में जो ग्राफ होगा लॉगरिथम का वो क्या करेगा, डिक्रीजिंग बनेगा, जब यहाँ पर बेस अगर 1/2 है, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं डिक्रीजिंग करेगा, तो हम डिक्रीजिंग वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या है, लॉग बेस 1/2 मॉडुलस ऑफ जेड माइनस वन क्या है, ग्रेटर देन लॉग बेस 1/2 मॉडुलस ऑफ जेड माइनस वन। तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, तो आपको पता चल गया कि बेस 1/2 है जो 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो बेस 1/2 है, तो इस केस में जो लॉगरिथम का ग्राफ है वो डिक्रीज करता है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि अगर कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो अगर x ग्रेटर देन y है, तो f ऑफ x क्या होगा, लेस देन f ऑफ y, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। तो देयरफॉर मॉडुलस ऑफ z माइनस वन इज स्ट्रिक्टली लेस देन मॉडुलस ऑफ z माइनस आयोटा। तो दिस इंप्लाइज क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ z माइनस वन का होल स्क्वायर स्ट्रिक्टली लेस देन मॉडुलस ऑफ z माइनस i का आयोटा का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा z माइनस वन इंटू जेड बार माइनस वन स्ट्रिक्टली लेस देन z माइनस आयोटा इंटू जेड बार प्लस आयोटा। तो दिस इंप्लाइज 1 प्लस आयोटा जेड प्लस 1 प्लस आयोटा जेड बार इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा आपका जेड, हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को जेड के टर्म एक साथ रखेंगे, आयोटा वाले टर्म एक साथ, तो जेड प्लस जेड बार प्लस आयोटा टाइम्स जेड माइनस जेड बार स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। दो से डिवाइड कर देंगे, हमको मिलेगा जेड प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा टाइम्स जेड माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा जेड प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 माइनस का जेड माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। तो ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड हो गया, ये आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 0। तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, अगर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड हो गया एक्स, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हो गया वाई, तो एक्स माइनस वाई क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने मान लिया कि हमारे पास Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। इफ Z एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 डिवाइडेड बाय आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z2 इक्वल टू 5/4, तो आपको मॉडुलस ऑफ Z माइनस 7 माइनस का 9 आयोटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट आपके पास Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, और Z को ही हमने कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया है, और जो ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रही है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 डिवाइडेड बाई आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z2 इक्वल टू 5/4, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट ट्राई कीजिए, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z2। ओके, तो चलिए ट्राई कीजिए आप। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। आपको चाहिए इसकी मॉडुलस वैल्यू, तो आपको Z1 पता है, Z2 पता है, आपको रिलेशन पता है, आप क्या करेंगे, Z1 Z2 की वैल्यू इस रिलेशन में रख देंगे, तो हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1, Z1 की वैल्यू है 10 प्लस 6 आयोटा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस 10 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाई Z माइनस 4 प्लस 6 आयोटा इक्वल टू 5/4। तो अब हम ऐसे थोड़ा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हो जाएगा 10 इनवर्स y माइनस 6 डिवाइड बाई x माइनस 10 माइनस का 10 इनवर्स y माइनस 6 डिवाइड बाई x माइनस 4 इक्वल टू 5/4, जहाँ पर आपका जो x है, सॉरी z है, z इक्वल टू क्या है, x प्लस आयोटा y। हम 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स b का फॉर्मूला यूज कर देंगे, तो आपको मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 10 इनवर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है, 10 इनवर्स a माइनस b डिवाइड बाई 1 प्लस a इंटू b इक्वल टू 1 है, तो 10 इनवर्स को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो 10 5/4 हो जाएगा, 10 5/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा y माइनस 6 डिवाइड बाई x माइनस 10 माइनस का y बाई 6 डिवाइड बाई x माइनस 4,
होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई माइनस 6 इंटू वाई माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 4। तो आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो आपस में तो क्या मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 18y प्लस 112। तो स्टूडेंट ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसके बाद ये स्टेप आ जाएगा, फिर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स एंड वाई के टर्म को एक साथ करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 18 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जेड माइनस मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 7 प्लस 9 आयोटा इक्वल टू क्या मिलेगा 3 स्क्वायर रूट 2। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपका? ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है आपको? जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और जहां पर एक्स एंड वाई आपके इंटीजर्स हैं। तो आपको आपको क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है जिसके वर्टिसेस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या है दिया गया आपको? जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक्स एंड वाई आपके इंटीजर्स हैं और आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है जिसके जो वर्टिसेस हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले इनके इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालेंगे। जब आप हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यू आ जाएगी तो वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल आएंगे, वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, तो आप थोड़ा ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ क्या गिवन है? इक्वेशन जेड इंटू जेड बार होल क्यूब प्लस जेड बार इंटू जेड क्यू इक्वल टू 350। तो स्टूडेंट आपको पता है कि आप क्या लिख सकते हैं? जेड जेड बार यहाँ से क्या है, जेड बार क्यू को क्या लिख सकते हैं? जेड बार क्यू को आप लिख सकते हैं जेड इंटू जेड बार इंटू जेड स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको यहाँ लिख सकते हैं जेड बार जेड क्यू को क्या लिख सकते हैं? जेड बार इंटू जेड स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, दोनों टर्म से जेड इंटू जेड बार कॉमन ले लेंगे। तो जेड इंटू जेड बार और यहाँ पर प्रोडक्ट का सिंबल आएगा, इंटू लगाएंगे, इंटू इंटू और जेड जेड बार यहाँ से आपने कॉमन ले लिया तो जेड जेड बार इंटू एक्स जेड स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर इक्वल टू 350। तो आपको जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई दिया गया है, तो जेड जेड बार हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 350। तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 175। तो आपको बोला गया कि जो एक्स है एंड वाई है, एक्स है एंड वाई है, ये आपके इंटीजर्स हैं। तो हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस, तो क्या होना चाहिए? दोनों फैक्टर इंटीजर होने चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 25 इंटू 7, और ये एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7। तो इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 16, वाई स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 9। तो एक्स की वैल्यू होगी प्लस माइनस 4, वाई की वैल्यू होगी प्लस माइनस 3। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा गया है तो एक्स इंटू वाई हो जाएगा। तो 4 इंटू 3, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा गया है तो आपको आपको ये तो वर्टिसेस मिले हैं, रेक्टेंगल के वर्टिसेस मिले हैं। तो जब रेक्टेंगल के वर्टिसेस आ गए तो आप उससे उसकी हेल्प से क्या लेंथ निकाल सकते हैं एंड विड्थ निकाल सकते हैं। तो लेंथ एंड विड्थ निकालेंगे तो आप लेंथ एंड विड्थ निकालने के बाद आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगा देंगे तो आपको जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिलेगा वो 48 मिलेगा। ओके, ठीक है। तो ये आपके एक्स एंड वाई जो पॉइंट मिले 4 कोमा, अगर ये क्या है, ये आपके क्या है, वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल है। जैसे 4 3 हो गया, एक -4 -3 हो गया, एक माइनस का 4 प्लस का 3, एक हो गया माइनस का प्लस का 4 माइनस का 3। तो 4 आपके वर्टिसेस मिल गए। आप क्या करेंगे, इनकी हेल्प से लेंथ एंड विड्थ निकाल लेंगे और फार्मूला यूज कर देंगे। तो एरिया आएगा 48। करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ अल्फा प्लस आयोटा बी इक्वल टू कॉट इनवर्स जेड, जहाँ पर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है और अल्फा एक आपका कांस्टेंट है, तो आपको लोकस ऑफ जेड फाइंड करना है कि कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ सर्कल पे लाई करेगा। ओके, तो चलिए स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर हम आपको इसके बाद इसका सॉल्यूशन बताएंगे।
चलिए, तो हमारे पास क्या गिवन है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स जेड, जहाँ पर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है। तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स जेड। तो अगर हम कॉट इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाएं तो ये हो जाएगा कॉट अल्फा प्लस आयोटा बीटा इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो अगर हम कॉट अल्फा माइनस आयोटा बीटा करें तो आपको मिल जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। अगर आप दोनों इक्वेशन को ध्यान दें तो आप क्या कर सकते हैं, कॉट टू अल्फा को क्या लिख सकते हैं, तो टू अल्फा को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस का अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो कॉट टू अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं कॉट ब्रैकेट में अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस ब्रैकेट में अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉट बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो कॉट टू अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू कॉट अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस का 1 डिवाइड बाई कॉट अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस कॉट अल्फा इंटू सॉरी कॉट अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कॉट को आपको क्या क्या पता है, आपको पता है कॉट अल्फा प्लस आयोटा बीटा की वैल्यू पता है एक्स प्लस आयोटा वाई, कॉट अल्फा माइनस आयोटा बीटा की वैल्यू पता है एक्स माइनस आयोटा वाई। इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो कॉट टू अल्फा इक्वल टू मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2x। आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x कॉट टू अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या गिवन है कि जेड कोई का एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड क्या कॉम्प्लेक्स है, इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लाइज इन द इंटीरियर और ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 एंड सेंटर एट -4, 0, देन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉडल्स ऑफ जेड प्लस 1। आपको बोला गया है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है या तो इंटीरियर या बाउंड्री ऑफ सर्कल पे लाई कर रही है, ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस है 3, सेंटर है ये। तो आपको इसका इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले आपको जो गिवन है इक्वेशन ऑफ सर्कल उसे लिखना होगा, फिर उसके हेल्प से आप क्या करेंगे, मॉडल्स ऑफ जेड प्लस 1 की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो मैं स्टूडेंट आपको 10 सेकंड देख रहा हूँ, आप इसे थोड़ा ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एक जो हमारा जेड है नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये या तो सर्कल की इंटीरियर में है या बाउंड्री पे लाई कर रहा है। ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 3 है, सेंटर -4, 0 है। तो इसको अगर हम इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू, अगर मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 4 इक्वल टू 3 है तो ये हो जाएगा जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है बाउंड्री पे लाई कर रहा है। और अगर हमने स्ट्रिक्टली लेस देन लगा दी तो हमारा इंटीरियर हो गया। तो आपको आइदर इंटीरियर के बारे में बोला गया या और बाउंड्री के बारे में। तो मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3। तो आपको चाहिए मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1 की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। तो अब आप क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1 को लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 4 माइनस 3। 1 को क्या लिख सकते हैं आप, 4 प्लस 3। 1 को क्या लिख दिया, 4 प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका जेड प्लस 3 को एक रखेंगे एक टर्म और इसको दूसरा टर्म। तो यहाँ पर ट्रायंगल इनपुट का यूज करेंगे तो ये जगह मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 4 प्लस का मॉडुलस ऑफ 3 लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 3। तो ये हमने इसकी वैल्यू यूज कर ली, क्योंकि ये आपको इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप, लेस देन इक्वल टू 3। तो ये जगह लेस देन इक्वल टू 3 प्लस का 3 तो हो गया 6। तो मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1 क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 6। तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो वो क्या आगे मिलेगी, आपको 6 मिलेगी। और अगर मिनिमम वैल्यू है, न्यूनतम वैल्यू की, क्योंकि आपको अगर बात करें मॉडुलस ऑफ अ फंक्शन तो मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1 क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 0 कब होगा, जब जेड के इक्वल वैल्यू -1 होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 6, मिनिमम वैल्यू होगा 0। ओके, तो अगर हम मान लेते हैं मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 तो जेड इक्वल टू -1। तो जेड इक्वल टू -1, तो मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 4 इक्वल टू माइनस का 1 प्लस 4 इक्वल टू 3। तो मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3 जेड दिस इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 4 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ से हो जाएगा जेड इक्वल टू -1। तो यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा गैप होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 3। तो ये जेड इक्वल टू -1 क्या है, इस इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी,
0 होगी। ओके? मैक्सिमम वैल्यू तो आपको डायरेक्ट मिल गई। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ये देखना था कि मॉडुलस ऑफ z+1 क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब हमें ये देखना था कि जो मॉडुलस ऑफ z+1 किस पॉइंट पे 0 हो रहा है? तो आपको पॉइंट मिला z इक्वल टू -1। अब हमें ये चेक करना था कि जो z इक्वल टू -1 है, वो हमारा जो सर्कल गिवन है मॉडुलस ऑफ z+4 लेस दैन इक्वल टू 3, इसको सैटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा? तो हमने चेक किया, तो उससे पता चला कि हमारा z इक्वल टू -1 है, इक्वेशन ऑफ सर्कल को सैटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल सॉल्यूशन, और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मैक्सिमम वैल्यू आई आपकी 6, मिनिमम वैल्यू आ गई 0, तो 6,0 आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास को हम स्टूडेंट यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।